हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक आता ही आता है। और ये जो टॉपिक है ये कोई सेपरेट चैप्टर से नहीं लिया हुआ है, ये अपने आप में पूरे रीजनिंग को कवर करता है। पूरे रीजनिंग से क्या मतलब है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना वो अलग अलग चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन से भी मिलेंगे आपको, रैंकिंग से भी मिलेंगे, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये टॉपिक है कौन सा? इस टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़े पर्याप्तता। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसमें से ये कहा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कितने आंकड़ों की ज़रूरत है या कितने डेटा की ज़रूरत है। कुछ एग्जाम्पल्स से हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं 1 2 3, और कहा गया है कि ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब तीनों में से कोई भी 2 कथन पर्याप्त हैं आपका आंसर देने के लिए, या फिर तीनों कथन पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए, या फिर कहा गया है कि सभी तीनों कथनों को साथ में भी पर्याप्त नहीं है, और चौथा कहा है कि उपयुक्त में से कोई सा भी आंसर आपका नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो हमारा टास्क है वो ए का वैल्यू फाइंड करना टास्क नहीं है। हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें कितना डेटा चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो देखो जैसे पहले वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले वाले स्टेटमेंट से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर है या छोटी है 61 से। तो आपको ये पता है कि ए स्क्वायर कोई भी वैल्यू हो सकती है। भाई मैं 1 रख सकता हूँ यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। इस तरह से देखो कितनी सारी वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर लें तो 36 आएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर लें तो 49 आएगा। अब 8 का स्क्वायर जैसे ही मैं करूँगा तो ये आएगा 64, जबकि मुझे क्या चाहिए? 61 से छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो पीछे की सारी वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ से सारी वैल्यूज़ एक ही हो सकती हैं। का अर्थ ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि एकमात्र मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ तो बहुत सारे आ गए। इसका मतलब ये है कि मैं अकेले पहले वाले से तो आंसर नहीं दे सकता। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ए की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे अगर आंसर देना हो तो ए की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी 1 भी हो सकती है, 2 3 4 यहाँ तक की वैल्यूज़ हो सकती हैं। इनफैक्ट इसके पीछे नेगेटिव वैल्यू भी ली जा सकती हैं जो कि हों। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा एकमात्र आंसर नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखो अगर हम केवल थर्ड वाले की बात करें तो सिर्फ अगर थर्ड वाले स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो थर्ड वाले से मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है 31 से। तो 31 से बड़ी कौन सी वैल्यू हो सकती है? देखो 36 हो सकती है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 49 हो सकती है, फिर 64 हो सकती है, फिर 81 हो सकती है, फिर 100 हो सकती है। ये यहाँ से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ स्क्वायर वाली आ सकती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ना तो हम तीसरे वाले से केवल आंसर दे पा रहे हैं, ना ही सेकंड से और ना ही फर्स्ट से, क्योंकि मुझे तो एकमात्र आंसर निकालना है ना। और उसे देने के लिए मुझे पता है कि तीनों में से पर्टिकुलर अलग-अलग तो किसी से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर तीनों पर्याप्त नहीं है तो हो सकता है किसी के कॉम्बिनेशन से है। तो देखो पहले और दूसरे के कॉम्बिनेशन से आंसर आ सकता है क्या? तो देखो अगर पहले वाले को और दूसरे वाले को मैं ऐड करूँ तो यहाँ से कई सारे आंसर्स आएँगे। यहाँ से फर्स्ट वाले से हमें पता चल रहा है कि हम 49 तक जा सकते हैं, मतलब 7 वैल्यूज़ आएँगी। और सेकंड वाले से हमें पता चल रहा है कि 4 से छोटी वैल्यू मतलब 5 से छोटी वैल्यू तो यानी कि 4 तक, तब भी हमारे 4 वैल्यूज़ आएँगी, मतलब 1 2 3 और 4। तो हम फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से भी आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि हमारा ए ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि तीनों में से कोई से भी 2 स्टेटमेंट लेकर हम आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर कहा है तीनों कथन पर्याप्त हैं। अब मैं तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से मुझे पता चल रहा था कि 1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज़ आ सकती हैं। लेकिन थर्ड वाले में ये कहा गया है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 31 से बड़ी है। अगर 31 से बड़ी है तो देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, पहला नंबर ये होगा। तो अगर मैं तीसरे वाले को कंबाइन करता हूँ ना तो देखो कोई सा भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 तक ही कहा जा रहा है और यहाँ 6 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका मतलब तीनों भी कंबाइन नहीं है, तो बी ऑप्शन भी इसका क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन हम लगाएंगे कौन सा? हम लगाएंगे क्योंकि हम तीनों को कंबाइन करके भी अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा कि भाई तीनों कथन को अगर मैं साथ में भी मिला दूं तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है?
ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वहाँ से इतना डेटा लेना है, सिर्फ़ इतना डेटा लेना है जिससे हम आंसर दे सकते हैं। तो एक-एक करके पहले आप पर्टिकुलर एक-एक स्टेटमेंट को चेक करो। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो फिर एक-एक करके उन्हें मिक्स करो। मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला लिया। यहाँ से आंसर नहीं आता तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाओ। फिर भी नहीं आ रहा है तो सेकंड और थर्ड को मिलाओ। और अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर तीनों को एक साथ मिला दो। इस तरह से जितने भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करो और फिर उसके आधार पर अपना आंसर दो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, तो उसमें कहा गया है कि ए, बी, सी, डी और ई 5 दोस्त हैं और इनमें से सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है और 2 कथन आपको दिए हैं। देखो पहले वाले स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि ए जो है वो डी और सी से लंबा है। तो अगर ए को मुझे डी और सी से लंबा बनाना है तो मैंने इस तरह से बना दिया। यहाँ पर डी और सी की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। मैं सी को और डी को ऐसे भी बना सकता हूँ। फिलहाल हमने एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ की है, तो उसमें हमने क्या माना कि ए जो है वो डी और सी से बड़ा है तो ए को ऊपर बना दिया। फिर कहा गया है कि ई जो है वो ए से लंबा है, तो ई को मैंने सबसे ऊपर बना दिया यहाँ पर। अब इससे भी ये देखो कि हमें ये पता नहीं चला कि बी कहाँ पर आएगा। बी नीचे भी आ सकता है यहाँ, बी बीच में भी कहीं आ सकता है और बी सबसे ऊपर भी आ सकता है। तो क्या हम इस पूरे डेटा से ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले वाले जो स्टेटमेंट दिया है उससे नहीं बता सकता कि सबसे छोटा कौन है। तो अब हम करेंगे सेकंड वाले को। अगर मैं सिर्फ सेकंड वाले की बात करूँ तो उसमें देखो क्या कहा गया है कि एफ इन सभी से लंबा है। अगर इन सभी से लंबा है एफ, तो पहली बात तो ये डेटा हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि सिर्फ 5 ही दोस्त हैं, ए से लेकर ई तक। एफ तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड से भी मैं अपना आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर आप चेक करो कि क्या इन दोनों को कंबाइन करके आंसर दिया जा सकता है? तब भी हम अपना आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एफ इन सबसे लंबा है, तो एफ को मैं सबसे ऊपर ही तो बना दूँगा कि एफ बन गया, फिर ई हो गया, फिर ए, फिर डी, फिर सी। लेकिन बी कहाँ पर आएगा? बी यहाँ नीचे आएगा या यहाँ बीच में आएगा या कहाँ पर बी आएगा, ये अभी भी हमारे लिए अननोन रहेगा। तो क्योंकि हम इन दोनों की हेल्प से भी अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कौन-सा विकल्प सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए। इसमें ये कहा गया है कि भई मैं अगर इन दोनों को भी मिला लेता हूँ, तब भी मेरे आंसर जो हैं वो नहीं आ पाएँगे। मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन-सा व्यक्ति कहाँ पर है। तो ए विकल्प जो होगा वो इसका सही आंसर है। और अगर देखें तो ये चैप्टर कौन से लिया गया है, ये रैंकिंग से लिया गया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि अलग-अलग चैप्टर्स से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि गाँव ई जो है वो गाँव एफ से किस दिशा में है? अब दिशा में है तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है डायरेक्शन टेस्ट से। ठीक है? तो अगर डायरेक्शन टेस्ट से लिया है तो फिर से वही चीज़, दिशा परीक्षण से हमें क्वेश्चन दिया है और हमें चेक करना है कि हम अपने आंसर को देने के लिए कितना डेटा यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि गाँव पी जो है वो गाँव सी के पश्चिम में है। तो पहले हमने सी को बना लिया कि सी ये रहा और इसका पश्चिम किधर होगा? इधर साइड में, यहाँ पर पी है। और उस पी के बारे में आगे कहा गया है और गाँव ई के उत्तर में है। तो ये जो पी है ना, ये ई के उत्तर में है, तो ई को नीचे बनाना पड़ेगा। और इसी पी के बारे में कहा है तथा गाँव एफ के पूर्व में है। तो यहाँ पर मैंने एफ को बनाया और एफ के पूर्व में ये यहाँ पर है। ठीक है? अब यहाँ से ये देखो कि क्या हम ई और एफ के बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ पर कहा है कि गाँव ई जो है वो एफ से किस दिशा में होगा? तो देखो एफ से किस दिशा में है ई? यहाँ से मैं डायरेक्शन बता पा रहा हूँ कि ये जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से मैं पहले वाले से आंसर दे पा रहा हूँ, है ना? फिर सेकंड वाले को देखो कि क्या हम सिर्फ सेकंड से आंसर दे सकते हैं? फर्स्ट से तो हम दे पा रहे हैं। फिर अगर हम सेकंड से देखें तो सेकंड में कहा है कि गाँव ई जो है वो ए के पूर्व में है। तो गाँव ई ए के पूर्व में है, इस तरह से हमने बना दिया। तो क्या यहाँ से मैं एफ के बारे में बता सकता हूँ? नहीं। तो केवल सेकंड से मैं आंसर नहीं दे सकता। और फिर केवल थर्ड से चेक करो। तो अगर हम केवल थर्ड से इसको चेक करें तो थर्ड में कहा गया है कि गाँव ए जो है वो एफ के दक्षिण में है। तो एफ मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा और नीचे साइड में यहाँ हो गया। क्या मैं यहाँ से ई के बारे में बता सकता हूँ? नहीं। तो इसका मतलब मैं केवल थर्ड वाले से भी अपना आंसर नहीं दे सकता। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक बार विकल्प बी को पढ़ो। तो बी में कहा गया है कि सेकंड और थर्ड दोनों को मिलाकर इसका आंसर दिया जा सकता है क्या? तो देखो सेकंड से मैं अकेले आंसर नहीं दे पा रहा था, थर्ड से मैं अकेले आंसर नहीं दे पा रहा था। तो इन दोनों को मिक्स कर दो। अगर जैसे ही मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा तो देखो ऊपर की साइड में यहाँ पर मुझे एफ बनाना पड़ेगा
और अब एफ और ई दोनों मिल गए तो एफ के दक्षिण पूर्व में ई आ जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर आ सकता है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड की हेल्प से मैं आंसर दे सकता हूँ। और फिर कहा गया है या फिर केवल कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखो फर्स्ट से हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि भाई या तो आप सिर्फ पहले वाले से आंसर दे दो या फिर दूसरे और तीसरे दोनों को मिलाकर आंसर दे सकते हो। तो इसलिए बी विकल्प जो है वो सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि प्रश्न है आपका कि गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखो ये आ गया आपका मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन। आपको यहाँ से गो वर्ड की कोडिंग निकालनी है कि क्या होगी। तो देखो इसमें हम कैसे करते हैं। अगर मैं केवल पहले वाले से सॉल्व करूँ तो मैं किसी का भी कोड नहीं बता सकता। यहाँ लिखा है नेवर गिव अप, तो यहाँ पर जे ई और के ए और पी आ इन तीनों में से कोई सा भी इसका कोड हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर केवल फर्स्ट से आंसर नहीं दे सकते, केवल सेकंड से आंसर नहीं दे सकते और केवल थर्ड से भी आंसर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम कंबाइन कर लेते हैं। अगर मैं पहले और दूसरे को कंबाइन करूँ तो देखो दोनों में इधर साइड में गिव कॉमन दिख रहा है मुझे, ये भी गिव और ये भी गिव। इसका मतलब इधर साइड में भी कोई एक चीज़ कॉमन होगी, तो यहाँ पर पी ए और यहाँ पर पी ए। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि गिव के लिए मैंने पी ए यूज़ किया है। लेकिन कोडिंग मुझसे गिव की नहीं पूछी है, मुझसे गो की कोडिंग पूछी है। तो अब आप क्या काम करो, आप पहले और तीसरे वाले को कंबाइन करके देखो। अगर पहले और थर्ड वाले को हम कंबाइन करें तो देखो मुझे यहाँ से नेवर दिख रहा है और यहाँ पर भी नेवर है। तो मतलब पहले और तीसरे के कॉम्बिनेशन से मैं सिर्फ नेवर के बारे में बता सकता हूँ। मतलब फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं जोड़ूँ तो मुझे पता चलेगा कि नेवर के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, जो इधर साइड में जे ई है और जे ई है, तो जे ई उसका कोड होगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें गो की कोडिंग चाहिए। अब अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन करूं तो सेकंड और प्लस थर्ड को कंबाइन करने के बाद मुझे किसकी कोडिंग मिलेगी। देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर थिंग कॉमन है और यहाँ पर भी थिंग कॉमन है। तो अगर इधर साइड में थिंग कॉमन है तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, यानी कि एज कॉमन है। तो इसका मतलब इससे मुझे पता चला कि थिंग के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, एज। ठीक है। अब यहाँ से जितनी कोडिंग हमारे पास आ चुकी है, क्या उसकी हेल्प से हमें गो की कोडिंग मिली। तो देखो अगर मैं सिर्फ दूसरे और तीसरे को कंबाइन करता ना तो मुझे सिर्फ थिंग की कोडिंग मिलती, लेकिन अगर हम तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीनों के कॉम्बिनेशन से मुझे गो के लिए भी कोड मिल गया बी ई। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि गो के लिए बी ई हो गया। लेकिन ये किससे मिला, तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि भाई अगर मुझे इस गो का कोड चाहिए तो मुझे तीनों स्टेटमेंट आपस में कंबाइन करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। वापस से आपको रैंकिंग का क्वेश्चन दिख गया। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आप सिर्फ पहले वाले से ये बता सकते हो कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अरविंद जो है वो बाएं छोर से 7वां है, तो लेफ्ट साइड से मैंने अरविंद को बना दिया 7वें नंबर पर। और प्रभु जो है वो दाएं छोर से 5वां है, तो इधर साइड से ये 5वें स्थान पर है जिसका नाम है क्या, प्रभु। ठीक है। क्या आप यहाँ से ये बता सकते हो कि इसमें टोटल कितने होंगे, नहीं बता सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बीच में कितने लोग बैठे होंगे इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब केवल पहले वाले से तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। फिर आप ये देखो कि सिर्फ सेकंड वाले से आंसर दिया जा सकता है क्या। तो सेकंड वाले में कहा है कि अपनी जगह को अदली बदली करने के बाद अरविंद बाएं से 17वां हो जाता है। तो देखो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं कि अरविंद लेफ्ट से किधर है और राइट से किधर है। तो इसका मतलब मैं सेकंड वाले से भी केवल आंसर नहीं दे सकता, मतलब पर्टिकुलर तो नहीं दे सकते। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हट ही गए पहले ही। अब यहाँ से ये देखो कि क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर दिया जा सकता है। तो देखो अभी आपको पता था कि ये लेफ्ट से इस स्थान पर है और राइट से इस स्थान पर है। जैसे ही ये अपना स्थान बदलते हैं, कहा ना अपनी जगह अदली बदली करने के बाद, तो देखो अरविंद जो है वो प्रभु की जगह पर चला जाएगा और प्रभु जो है वो अरविंद की जगह पर आ जाएगा। तो कहा गया कि अरविंद बाएं से 17वां हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्लेस है ये 17 हो गया। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये हो गए 17 प्लेस, और प्लस यहाँ से आगे ये दे रखे थे 5, तो ये प्लस हो गए और लास्ट में हम -1 कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए।
तो 17 और 5 हो गए आपके 22 और -1 यानी कि टोटल आ गए 21। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि आंसर देने के लिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों की आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहा गया है कि 5 मित्र हैं सी, डी, ई, एफ और जी, एक पंक्ति में बैठे हैं और आपको बताना है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन व्यक्ति बैठा है और उसके लिए आपको देखना है कि क्या सिर्फ पहले वाले डेटा से या सिर्फ दूसरे डेटा से या दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सिर्फ फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो क्या हम फर्स्ट वाले से आंसर दे सकते हैं? एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, मतलब ई को बना दिया और सी को बना दिया और उनके बीच में एक प्लेस खाली है। ये ऐसे भी बैठ सकते हैं और सी और ई ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे कहा गया है कि सी जो है छोर के अंत में नहीं बैठा है। अगर सी छोर के अंत में नहीं बैठा तो इधर भी डेफिनेटली कोई व्यक्ति बैठा होगा या इधर भी कोई व्यक्ति डेफिनेटली बैठा होगा। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि पंक्ति के बाईं छोर पर कौन बैठा होगा? भाई देखो, यहाँ ई भी हो सकता है क्योंकि अभी ये 4 व्यक्ति ही हैं। तो एक व्यक्ति इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, मतलब यहाँ से लेफ्ट प्लेस खाली नहीं है और यहाँ पर भी ये वैकेंट है। तो इसका मतलब केवल पहले वाले से तो मैं आंसर नहीं दे सकता। फिर क्या सिर्फ दूसरे से आंसर दिया जा सकता है? तो देखो, केवल दूसरे को। एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, ठीक है, मतलब एफ डी ऐसे भी बैठ सकते हैं और डी एफ ऐसे भी बैठ सकते हैं। और फिर कहा गया है कि जी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ के बाईं ओर पहला और दूसरा, ये जो दूसरा स्थान है यहाँ पर कौन बैठा है? जी बैठा है। और यहाँ पर भी एफ का पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन बैठा है? जी बैठा है। तो क्या हम सिर्फ दूसरे से आंसर दे सकते हैं? देखो, यहाँ पर भी जो है 5 व्यक्ति अगर मुझे बैठाने हैं तो एक व्यक्ति तो जी हो गया, फिर एक ये है, एफ है और डी है। तो एक व्यक्ति जी के इधर भी बैठ सकता है चाहे तो, चाहे इधर बैठ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसका मतलब सिर्फ दूसरे से भी हम आंसर नहीं दे सकते। इसलिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो दोनों हो गए एलिमिनेट। अब हमें ये देखना है कि पहले और दूसरे को मिलाकर आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आप इन दोनों को कंबाइन करो। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या पांचों के पांचों व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं? तो देखो, किसी भी कंडीशन में ये तीनों एक साथ तो ना तो इसमें बैठ सकते हैं और ना इसमें बैठ सकते, क्योंकि ये तो तीनों एक साथ में चलेंगे। और एक साथ में चलेंगे तो देखो, यहाँ प्लेस बीच में तो एक ही खाली है ना इसके, और यहाँ भी बीच में एक ही खाली है, मतलब तीनों एक साथ तो नहीं आएंगे। तो इसको तो हमने हटा दिया, बट ये वाला आ सकता है क्या? तो देखो, यहाँ जी दिया है, एक प्लेस बीच में खाली है और एफ है और डी है, इन दोनों को मुझे साथ में रखना है। तो आप ये देखो कि इसे मैं मिक्स कहाँ कर सकता हूँ। अगर ई और सी मैं यहाँ पर बना दूँ, ई यहाँ पर और सी यहाँ पर, तो देखो ये पूरा प्लेस कंप्लीट हो गया, पांचों के पांचों व्यक्ति बैठ गए। और 5 व्यक्ति बैठ गए तो मैं यहाँ से अपना आंसर दे सकता हूँ कि लेफ्ट छोर पर ई बैठा है। और अगर ये आंसर दिया जा सकता है तो इसका मतलब ए ऑप्शन कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, कि इन दोनों को मिलाकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक में आपने ये सीखा कि डेटा सफिशिएंसी या आंकड़े पर्याप्तता टॉपिक में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ उतना ही डेटा लेना है जितने डेटा की ज़रूरत है। मतलब अगर मुझसे ये कहा जाए कि सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है तो मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सिर्फ दूसरे की ज़रूरत है तो पहले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सेपरेटली दोनों से आंसर नहीं आ रहा है तभी उस कंडीशन में आप दोनों को कंबाइन करके चेक करो। और जैसे ही दोनों को कंबाइन करके आपका आंसर आ जा रहा है तो आप कह दो कि भाई आंसर देने के लिए मुझे पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।